माइक टेस्ट 1 2 3। आई होप आवाज़ आ रही है तो नीचे लिख दो यस। ठीक है, आज का टॉपिक है सिंपेथोलाइटिक्स। सिंपेथोलाइटिक्स यानी वो दवाइयाँ जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करती होंगी। सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ मैं आपको बता दूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंपैथेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। ये हमारा टिपिकल गंदा सा ब्रेन है, ये इसके नीचे एक पूंछ सी लगी हुई स्पाइनल कॉर्ड है। आप सबको पता है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो इस थोरेकोलम्बार रीजन से निकल के आता है। यहाँ से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, ये गैंग्लियन होता है, ये इसको इनर्वेट करता है, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं और फिर ये जाके ये प्री सिनेप्टिक फाइबर है, ये पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है। ध्यान रखना ये मैंने बोला प्री गैंग्लियोनिक और ये है प्री सिनेप्टिक, तो दोनों में फ़र्क है ना। ये सिनेप्स से पहले है तो इसको प्री सिनेप्टिक और ये गैंग्लियन से पहले है तो इसको प्री गैंग्लियोनिक। अब ये गैंग्लियन है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता होगा? यस, याद करिए, एन रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दवाई का क्लास है वो है कि अगर मैं इन एन जो ये रिसेप्टर है इसको अगर मैं ब्लॉक कर दूं तो भाई आगे जाएगा ही नहीं। हाँ या ना बोलो? हाँ, तो जो एन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली दवाइयाँ हैं उनका नाम है ट्राइमीथाफेन और हेक्सामिथोनियम। अच्छा, गलत हो गया क्या? हेक्सामिथोनियम। तो ये दोनों दवाइयाँ क्या करती है? ये दोनों दवाइयाँ एन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन ये सिंपेथोलाइटिक्स के रूप में यूज होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो एन रिसेप्टर है ये सिर्फ सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे थोड़ी होता होगा, ये तो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे भी होता है। अरे होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जब ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे भी होता है तो उसको भी ब्लॉक करेगा। तो हमें तो ब्लॉक करना था सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम को, पता चल रहा है कि साथ साथ में पैरासिम्पैथेटिक भी लपेट लिया गया, तो वो तो एडवर्स इफेक्ट हो गया ना। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ड्राई माउथ, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, ड्राई माउथ और यूरिनरी रिटेंशन, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको यूज नहीं करा जाता। लेकिन हाँ, एक जगह इन दवाइयों का यूज होता है। कहाँ पे होता है? निकोटिन पॉइजनिंग में। निकोटिन पॉइजनिंग में। तो अगर कोई पूछे आपको कि निकोटिन पॉइजनिंग के लिए प्रिफर्ड ड्रग कौन सी होती है, तो इनमें से एक होगी ट्राइमीथाफेन या हेक्सामिथोनियम, राइट। इसके बाद में सेम को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जो इम्पल्स आती है वो क्या करती है? यहाँ पे एक ये जो प्री सिनेप्टिक फाइबर है, ये प्री सिनेप्टिक फाइबर का एक मैं बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ। यहाँ पे टायरोसिन होता है, वो फिर कन्वर्ट होता है डोपा में। डोपा जो सिनेप्टिक क्लेप्ट होती है, जानते हो ना, एक सेल्यूलर ऑर्गेनेली होती है सिनेप्टिक क्लेप्ट, उसमें जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है और डोपामीन नोर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होकर ये रिलीज हो जाता है, नोर एड्रेनलिन, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो अपटेक है मैं इसको इनिबिट कर सकता हूँ। ये जो डोपा है इसका जो अपटेक हुआ है मैं इसको इनिबिट कर सकता हूँ ना। अगर ये इनिबिट हो गया तो नोर एड्रेनलिन नहीं बनेगा, और अगर नोर एड्रेनलिन नहीं बनेगा तो रिलीज क्या होगा? इसको अपटेक से रोकने वाली दवाई का नाम है रेजरपाइन। रेजरपाइन ये क्या करती है? सीरोटोनिन, डोपामीन और नोरेड्रेनलिन तीनों की रीअपटेक को, तीनों के अपटेक को इनिबिट करती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली नोर एड्रेनलिन और डोपामिन के साथ साथ सीरोटोनिन भी लपेट लिया जाएगा। अब सीरोटोनिन लपेट लिया जाएगा तो आपको पता है कि जब जब सिनेप्स में सीरोटोनिन की कमी होती है तब तब आदमी में डिप्रेशन होता है, तो ये सीवियर डिप्रेशन इंड्यूस कर सकता है, इसलिए इस दवाई का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक और दवाई है जिसको बोलते हैं हम गुआनिथिडीन। जगह है क्या यहाँ पे? गुआनिथिडीन। ये गुआनिथिडीन क्या करती है? ये इस सिनेप्टिक क्लेप्ट में आएगी और ये जो नोर एड्रेनलिन है इसको इंट्रासेल्यूलर स्पेस में डिस्प्लेस कर देगी। जब यहाँ पे नोर एड्रेनलिन ही नहीं रहा तो रिलीज क्या होगा? सही है, जब रिलीज नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये हो गई न्यूरोनल ब्लॉकर, इनको बोलते हैं एड्रिनलिन न्यूरोनल ब्लॉकर। उसके बाद में क्या होता है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, ये प्री सिनेप्टिक फाइबर है, ये पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर है। मैंने पहले जो एक वीडियो बनाया था एड्रेनर्जिक ड्रग्स में, उसमें बताया था कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, और उसमें आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। और ये अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होते हैं, ये ब्रेक के जैसे काम करते हैं कि अगर इनको स्टिमुलेट करा तो यहाँ से नॉर एड्रेनलिन का रिलीज होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो अगर मैंने इस अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर दिया तो क्या होगा, ये जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है वो रिलीज नहीं होगा। तो इसको स्टिमुलेट करने वाली दवाइयों के नाम हमें याद होने चाहिए, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। खास बात यह है कि इन दोनों दवाइयों का यूज होता है प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन में। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है आपके पास हाइपरटेंशन लेके, तो उसमें आप नॉर्मल दवाइयाँ नहीं लिख सकते, जो कि जैसे कि एसी इनहिबिटर या ARBs, लोसार्टन, वो सब। तो उसमें कौन सी दवाई लिखनी पड़ती है आपको, ये अल्फा 2 अगोनिस्ट। अब इसके बाद में यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर हो सकता है, यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर हो सकता है, बीटा 2 हो सकता है, बीटा 3 हो सकता है। तो ये तो था यहाँ तक का न्यूरोनल ब्लॉकर। अब बात करते हैं इनकी, कि इनको ब्लॉक करने से सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक कैसे होता है। ठीक है, अगर इनको ब्लॉक कर दिया तो भी सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो स्टार्टिंग विद अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स में आते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन, फेंटोलामाइन या फिनटोलामाइन। उसके बाद में आता है टोलाजोलिन। ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। चूँकि ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं इसलिए इनका यूज ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि फिनटोलामाइन, टोलाजोलिन का यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फियोक्रोमोसाइटोमा। ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। हाँ, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि ये एक एड्रेनलिन ग्लैंड का ट्यूमर होता है, जहाँ पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको ब्लॉक करने के लिए हमें ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स को यूज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज क्या होता है कि जैसे ये हमारी स्किन है, ये हमारा हाथ है, हमने यहाँ पे डोपामिन IV दिया, हो सकता है यहाँ पे डोपामिन IV दिया या नॉर एड्रेनलिन IV दिया। अब कब देते हैं, ऑब्वियसली जब शोक या कार्डियक फेल्योर, ऐसी कंडीशन में हमें डोपामिन IV देना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोकल वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उस लोकल वासोकंस्ट्रिक्शन को काउंटर अटैक करने के लिए हम यूज करते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। तो क्या हुआ कि हमने डोपामिन या नॉर एड्रेनलिन IV दिया, वहाँ पे लोकल जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन को काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है उनका इन्फिल्ट्रेशन करा जाता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब एक इंजेक्शन में भर के वहाँ पे चारों तरफ छिड़क दिया जाता है, काइंड ऑफ। ये हो गए हमारे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। इसके बाद में बात करते हैं हम दूसरी जो अल्फा ब्लॉकर दवाइयाँ होती है, वो होती है प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोक्साजोसिन। ये क्या करेंगी, ये सेलेक्टिवली अल्फा 1 को ब्लॉक करेगी, ये सेलेक्टिवली अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। अब होता क्या है कि जब हम BP के पेशेंट में इनको देते हैं तो शुरू में जब पहली बार इनको एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है या जब शुरू में पेशेंट गोली खाता है तो उसको हाइपोटेंशन होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट डोज इफेक्ट क्या होता है,
तो जब प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन या सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की डोज स्टार्ट करी जाती है तो शुरू में इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन, उसको बोलते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट। अब ये क्या करते हैं, अल्फा 1 को ब्लॉक करने के बाद CAMP को इंक्रीज करते हैं। CAMP को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स करेगी, राइट, स्मूथ मसल रिलैक्स करेगी। स्मूथ मसल रिलैक्स करेगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्मूथ मसल को रिलैक्स करने से वासोडाइलेशन होगा, और यही तो इसका मेन काम है, अल्फा 1 को ब्लॉक करने से वासोडाइलेशन तो कराता है, ठीक है। इसका थेरेप्यूटिक यूज है हाइपरटेंशन विद बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। नॉर्मल हाइपरटेंशन में नहीं देते, नॉर्मल हाइपरटेंशन में हम थायराइड्स या अदर ड्रग्स देते हैं, लेकिन जब हाइपरटेंशन विद बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट हो तब ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है, राइट। इसके कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं क्या, कि ये जो HDL हमारे ब्लड में होता है उसको इंक्रीज करता है, LDL को डिक्रीज करता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड्स को भी डिक्रीज करता है। तो ये बेनिफिशियल होता है ओवरऑल सीरम लिपिड प्रोफाइल के लिए। साथ साथ में इसके एडवर्स इफेक्ट्स, जैसा कि एक तो मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट डोज इफेक्ट क्या था, पोस्चरल हाइपोटेंशन, और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकता है वो होता है इनहिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन। ये हो गए हमारे अल्फा ब्लॉकर्स। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, कि बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसमें आते हैं सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो ऐसे बीटा ब्लॉकर जो सभी को ब्लॉक कर दे, जो सभी को लपेट लें, उनको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसके एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, पिंडोलोल और नाडोलोल। लोल पे सब खत्म होते हैं। ये क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जो हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर होता है उसको ये इनहिबिट करेंगे। उससे क्या होगा, जो मायोकार्डियल की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि बीटा 1 को इनहिबिट करने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा क्या करेंगे, कोरोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि कोरोनरी में बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर कोरोनरी को डायलेट करते हैं, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं। तो अगर हमने उसको ब्लॉक कर दिया बीटा 2 को, तो ये कोरोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा। तीसरा इसका इफेक्ट क्या होता है, कि जब किसी के डायबिटीज़ होती है, मानते हैं किसी के डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन पे चल रहा है, या वो किसी और अदर एंटी डायबिटिक ड्रग पे चल रहा है, तो उसके क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, हाँ या ना। होता है ना, जब इंसुलिन अगर 30 यूनिट की जगह 40 यूनिट दे दी, 50 यूनिट दे दी, 60 यूनिट दे दी, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कुछ साइंस, जो कुछ सिम्टम्स है वो आते हैं। क्या होते हैं वो, पहला है पाल्पिटेशन, दूसरा है स्वेटिंग, तीसरा है टेकिकार्डिया, और चौथा है ट्रीमर्स। लेकिन अगर किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हमने बीटा ब्लॉकर दे रखा है, तो बीटा ब्लॉकर तो सब इनको इनहिबिट कर देगा। बीटा ब्लॉकर अगर इनको इनहिबिट कर देगा तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट कभी कभी डायरेक्ट कोमा में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो, उनमें हमें बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने चाहिए। इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ये जो सीरम लिपिड प्रोफाइल होती है उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है। सीरम लिपिड प्रोफाइल को एडवर्सली इफेक्ट करता है। इसके हम थेरेपेटिक यूजेस याद रख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल एंजाइटी होती है
उसमें यूज़ होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। साथ साथ इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है ABCD। A फॉर अस्थमा, B फॉर AV ब्लॉक, C फॉर CHF, D फॉर डायबिटीज। तो इसके बाद में बात करते हैं बीटा 1 ब्लॉकर की। बीटा 1 रिसेप्टर हमें कहाँ होता है? मोस्टली हार्ट में होता है, कार्डियक मसल्स में होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की कुछ दवाइयों को याद करने के लिए एक अच्छी सी निमोनिक बनाई है, जो कि मैंने तो नहीं बनाई, मैंने तो कहीं से चुराई है। तो उस निमोनिक का नाम है कि न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। N फॉर नेबिवोलोल, B फॉर बिटैक्सोलोल, B फॉर बिसोप्रोलोल, एसिब्यूटोलोल, E फॉर एस्मोलोल, A फॉर एटेनोलोल, M फॉर मेटोप्रोलोल, C फॉर कैलिप्रोलोल। इनकी खास बात क्या है कि ये अस्थमा में सेफ़ है क्योंकि ये बीटा 2 पे तो कोई काम नहीं कर रहे। दूसरा, ये डायबिटीज़ में सेफ़ है क्योंकि ये बीटा 2 पे काम नहीं कर रहे। तीसरा, ये पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेज उनमें भी सेफ़ है क्योंकि ये बीटा 2 पे काम नहीं कर रहे। हाइपरग्लाइसेमिया का चांस इनमें कम होता है। ठीक है, तो ये हो गए बीटा 1 ब्लॉकर। इसके बाद में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स विद इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो नॉर्मली बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके लिए अगोनिस्ट का काम करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे जो बीटा ब्लॉकर्स है उनका नाम है, उनके लिए एक बढ़िया सी निमोनिक है कि कंटेन पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी। कंटेन पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी। C फॉर कैलिप्रोलोल, O फॉर ऑक्सप्रेनोलोल, P फॉर पिंडोलोल, A फॉर एप्रेनोलोल, लास्ट का जो A है वो है एसिब्यूटोलोल। तो ये वो बीटा ब्लॉकर्स हैं जो साथ साथ में बीटा 1 को स्टिमुलेट भी करते हैं। इसके बाद में एक और क्लास आती है जो बीटा ब्लॉकर होते होते साथ में अल्फा ब्लॉकर भी होती है, कि ये बीटा ब्लॉकर तो है ही लेकिन साथ साथ में अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसके सबसे फेमस एग्जांपल है कार्वेडिलोल और लाबिटालोल। अब कहाँ पे ये यूज होती हैं? मैंने CHF में बता रखा है कि जो CHF में मेनली जो सिंपैथेटोलाइटिक्स होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, तो इनका मेन यूज होता है CHF में। CHF में इनका यूज होता है। उसके साथ साथ ये जो कार्वेडिलोल है ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो ये उस तरह से भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सिंपैथोलाइटिक्स, राइट। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कमेंट कर सकते हो, ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।